नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। इसके पहले के सेशन में दो सेशन हमारे थे जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन की थ्योरी हमने आपको पढ़ाई थी, और आज के सेशन में हम उसी पर फुल लेंथ टेस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आज 10 सवाल लेकर के हम आपकी परीक्षा लेंगे। क्या आपने थ्योरी को विधिवत ढंग से पढ़ा? क्या आपने उसका विधिवत नोट्स बनाया? कैसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका पूरा लेखा जोखा आज के सेशन में देंगे। 10 सवालों की श्रृंखला है हमारे पास। विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे नीट की परीक्षा हो, पीएनएसटी की परीक्षा हो, या मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे गए सवालों की बात हो, उन सारे सवालों का एक कलेक्शन हमने तैयार किया है। कैसे प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर सवाल आते हैं, ये सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। तो सीधे सवालों की श्रृंखला पर ले चले आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बच्चों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आप सबको भगवान भोलेनाथ खुश रखें। आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। हमारी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। बच्चों, आपके स्क्रीन पर अब पहला सवाल ये रहा। स्टेमेंस समझ गए होंगे आप। हिंदी में इसको पुंकेसर कहते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। स्टेमेंस या पुंकेसर स्टेमेंस के अंतिम सिरे की संरचना के अंतिम सिरे की संरचना कहलाती है। सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जब हम वापस आएंगे 10 सवाल पूछने के बाद, तो एक एक लाइन डिस्क्राइब करेंगे, आपको समझाएंगे। स्टेमेंस के अंतिम सिरे की संरचना, ये जेल प्रहरी में सवाल पूछा गया कि पुंकेसर के अंतिम सिरे की संरचना क्या कहलाती है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह संरचना पराग है, पॉलन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह संरचना तंतु यानी फिलामेंट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह संरचना पराग कोश है? पॉलन सैक है? और क्या जो आपने लिखा ऊपर, परागकोश, तंतु और पराग, ये सभी हैं? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और मेल रिप्रोडक्टिव से ये सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, स्टेमन्स के अंतिम सिरे की संरचना क्या कहलाती है? पराग, तंतु, परागकोश या सभी? सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए हमें। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। आवृत बीजी, ध्यान से पहले आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब आवृत बीजीय। आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजियों में मेल गैमिटोफाइट उत्पन्न करता है। नर युग्मों कोद्भिद मेल गैमिटोफाइट उत्पन्न करता है।
साहब क्या उत्पन्न करता है? ध्यान से दीजिएगा जवाब। इसके पहले हम थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। दो पुमाणु या मेल न्यूक्लियाई, दो पुमाणु और एक सोमैटिक सेल और एक सोमैटिक सेल या कायिक कोशिका। बी ऑप्शन दे रहे हैं एक पुमाण, एक मेल न्यूक्लियाई और एक सोमैटिक सेल। सी ऑप्शन दे रहे हैं एक पुमाण, और दो कायिक कोशिका। दो कायिक कोशिका। और डी ऑप्शन दे रहे हैं तीन पुमाण या तीन मेल न्यूक्लियाई। जरा कल का जो वीडियो हमने लाइव किया था, कल जो थ्योरी पढ़ाई थी, यदि आपने उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा तो ये सवाल का जवाब दे पाएंगे। और यहां पर सवाल जो है ऑल इंडिया नीट की परीक्षा में 2015 में पूछा गया। आवृत बीजियों में नर गैमेटोफाइट क्या उत्पन्न करेगा? दो मेल न्यूक्लियाई एक सोमैटिक सेल, एक मेल न्यूक्लियाई एक सोमैटिक सेल, एक मेल न्यूक्लियाई दो सोमैटिक सेल या तीन मेल न्यूक्लियाई। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तीसरा सवाल, एंथर यानी परागकोश, परागकोश यानी इसी को एंथर भी बोलते हैं। एंथर पर लंबाई में परिचालित खांच, पर लंबाई में परिचालित खांच। जरा गेहूं का वो दाना याद करिए और गेहूं के दाने में बीच में एक लाइन दिखती है, इसी तरह का कुछ एंथर होता है। हमने इसके पहले के वीडियो में उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको समझाया है। एंथर पर लंबाई में परिचालित खांच जो भित्ति को अलग करती है, जो भित्ति को अलग करती है, वह कहलाती है क्या कहलाती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह रैप्चर लाइन है या विदर रेखा है? विदर रेखा है, अंग्रेजी में इसको रैप्चर लाइन बोलते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह लाइन ऑफ डेहिसेंस है या स्फुटन रेखा है? स्फुटन रेखा या इसको अंग्रेजी में लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेही DEHI SCEN। सी ऑप्शन दे रहे हैं पराग कोश के सीवन, सुट्यूर ऑफ एंथर, एंथर को जोड़ने वाले टांके, सुट्यूर ऑफ एंथर। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं।
पराग कोश का लंबाई में परिचालित खांच जो भित्ति को अलग करती है वो क्या कहलाती है? क्या वो विदर रेखा है, क्या वो स्फुटन रेखा है, क्या सुट्यूर ऑफ एंथर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। यह भी सवाल नीट में पूछा गया और पीएनएसटी में यह सवाल पूछा गया कि इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या ये रेखा रैप्चर लाइन है, क्या यह लाइन ऑफ डेहिसेंस है, क्या यह पराग कोश के सीवन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। चौथा सवाल, एंजियोस्पर्मिक एंथर में यानी आवृत्त बीजीय परागकोश, आवृत्त बीजीय पराग कोश में लघु बीजाणुओं की संख्या, में लघु बीजाणुओं की संख्या यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पूछ रहा है। आवृत्त बीजीय परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या होती है। दिमाग लगाइएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। चित्र बनाया है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम की कुल संख्या एक परागकोश में, एक एंथर में कितनी होती है? टोटल बताइएगा। मान ये रहे हैं कि आप गलत करेंगे, पर यदि आपको चित्र ध्यान होगा तो सही जवाब करेंगे। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एक होती है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह दो होती है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह तीन होती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह चार होती है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम विकसित होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम विकसित होती है। कहां होती है? एंथर में होती है, सॉरी पराग में होती है यानी पॉलन में होती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, पॉलन में है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह माइक्रोगैमीट्स में होती है? माइक्रोगैमीट्स या लघु युग्मकों में होती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह मेगा गैमीट्स में होती है? मेगा गैमीट्स में होती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एंथर में होती है, परागकोश में होती है? लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहां विकसित होती है? क्या यह परागकण में होती है? क्या यह लघु युग्मकों में होती है? क्या यह गुरु युग्मकों में होती है? क्या यह परागकोश में होती है? सरल सा सवाल है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर, अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट में या आवृत्त बीजों में, अधिकांश आवृत्त बीजों में, ध्यान से लिखिएगा, ओवम एक एग्रीगेशन है, एक समुच्चय है। अंड एक तंतुरूप समुच्चय होता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, यहां उनके प्रतिव्यापी
शांत कोशिकाएं होती हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स। गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर की बात कर रहे हैं, मेगा स्पोर मातृ कोशिका में, मातृ कोशिका में पेरेंटल मेगास्पोर में रिडक्शन डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं भ्रूण कोश या एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में एक छोटी केंद्रक कोशिका में एक छोटी केंद्रक कोशिका उपस्थित होती है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। क्या ओवम जो होता है वो फिलामेंटस एग्रीगेशन है, तंतुओं का एक समुच्चय है। यहां उनके प्रति व्यासांत कोशिकाएं होती हैं, मतलब व्यास पर सारी की सारी कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं। रेडियस पर क्या मेगास्पोर्स मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है? क्या एंडोस्पर्म में एक छोटी केंद्रक कोशिका उपस्थित होती है? अधिकांश आवृत्त बीजों का उदाहरण ध्यान में रखते हुए सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनेगा कारण सहित हम आपको समझाएंगे। तब तक 7वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। उधर मेगा स्पोरेंजियम की बात की है, अब माइक्रो स्पोरेंजियम पर देखिए। लघु बीजाणुधानी माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया में सबसे अंदर की परत, सबसे अंदर की परत होती है। माइक्रो स्पोरेंजिया में सबसे अंदर की परत क्या होती है? ए ऑप्शन पढ़ाया है। क्या ये रचना टैपिटम होती है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह रचना एंडोथीसियम होती है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह रचना मिडिल लेयर होती है, मध्य परत होती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह रचना एपिडर्मिस होती है? पिछले वीडियो के चित्र को ध्यान में लाइएगा। माइक्रो स्पोरेंजिया के सबसे अंदर की परत क्या होती है? टैपिटम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर या एपिडर्मिस? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी मतलब माइक्रो स्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, मेगा नहीं, लघु बीजाणुधानी माइक्रो स्पोरेंजियम का केंद्र किससे भरा होता है? का केंद्र किससे भरा होता है? प्रत्येक माइक्रो स्पोरेंजियम का केंद्र किससे भरा होता है, यह सवाल हमने पूछा। क्या यह बीजाणु जन ऊतक होता है? बीजाणु जन
ये थ्योरी हमने पढ़ाई है बच्चों, गड़बड़ मत करना। क्या यह टैपिटम होता है? क्या यह सेंट्रल टिश्यू होता है, केंद्रीय ऊतक होता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है? प्रत्येक लघु बीजाणुधानी का केंद्र किससे भरा होता है? बीजाणु जन ऊतक से, टैपिटम से, केंद्रीय ऊतक से, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंट्रल वाला पोर्शन, ये भी चित्र बना करके हमने आपको बताया है। बीजाणु जन ऊतक हो, टैपिटम हो, केंद्रीय ऊतक हो, लघु बीजाणु मातृ कोशिका हो। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और ये रहा आपका 9वां सवाल। एंथर में यानी परागकोश, एंथर में लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रो स्पोरेंजियम की सबसे बाह्य परत है, कि एंथर में लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत कौन सी है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह अंतर स्थिसियम है, इंटर स्थिसियम है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह टैपिटम है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह मिडिल लेयर है, मध्य परत है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह बाह्य परत, बाह्य त्वचा है, या एपिडर्मिस है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। एंथर में लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाह्य परत कौन सी है? इंटरस्थिसियम है, टैपिटम है, मिडिल लेयर है, या एपिडर्मिस है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनेगा तो हम समझाएंगे। और आज के सेशन का अब अंतिम सवाल देखिए, निम्न में से कौन, सोचिएगा, निम्न में से कौन लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरेंजियम रिप्रोडक्शन, माइक्रोस्पोरेंजियम रिप्रोडक्शन, निम्न में से कौन सा लघु बीजाणु जनन शो करता है या दिखाता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, माइक्रो स्पोरेंजियल मदर सेल है, माइक्रो स्पोरेंजियल मदर सेल है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह पराग मातृ कोशिका है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या विकल्प ए और बी दोनों हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं,
इनमें से कोई भी नहीं, यानी नन। निम्न में से कौन लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरेंजियम रिप्रोडक्शन दिखाता है? यह सवाल है। क्या वो माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल है? क्या वो पराग मातृकोशिका है? क्या विकल्प ए और बी दोनों हैं? क्या इसमें से कोई जवाब सही नहीं है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए और हम आपको लिए चलते हैं उत्तर बताने की ओर। और पहला सवाल, डिस्कशन जरूर देखा करिए, डिस्कशन से आपकी थ्योरी मजबूत होगी। तो पहले सवाल पर जो हमने पूछा वो सवाल था, स्टेमन्स के अंतिम सिरे की संरचना क्या कहलाती है? कई बार हमने चित्र को भी बनाया है, फिर से एक बार चित्र को बना देते हैं। ध्यान से देखिए, एक ये चित्र, और ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है ये स्टेमन्स का है, या इसी को इस स्टेमन्स के चित्र में सवाल पूछ रहा है कि अंतिम सिरे की संरचना, यानी अंतिम सिरा ये, और स्टेमन्स में हमने ये सिरे बनाए थे, तो इसका नाम एंथर रखा था। हिंदी में इसको परागकोश कह रहे थे, और ये फिलामेंट था, ये फिलामेंट था। और ये फिलामेंट ओवरी में जाकर के, यदि आपको चित्र हो, याद हो, तो ऐसी एक रचना बनाए थे। यहां नीचे जो है ये ओवरी थी, और ये फूल का निचला हिस्सा था। यहां पर ये फिलामेंटस रचनाएं आकर के स्थिर थी, ये, और यहां पर ये रचना थी। इस रचना की हमने का सवाल यहां पूछा। किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट, एक ये वाला एक ये वाला, ये वाली रचना एंथर कहलाती है, ये वाली रचना फिलामेंट कहलाती है। यहां पर परागकण बनते हैं, तो पुंकेसर के अंतिम सिरे की संरचना यहां से शुरू मानते हैं, यहां पर अंत मानते हैं, तो ये अंत वाली रचना जो है ये कहलाती है परागकोश, यानी एंथर। समझ आ गया? एंथर के नीचे जिस डंडे पर खड़ा होता है, यह भी सवाल पूछ सकता है, तो आप जवाब दीजिएगा कि वो फिलामेंट होता है जिस पर यह खड़ा रहता है। आइए दूसरे सवाल पर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में नर युग्मोद्भिद उत्पन्न करता है। कल का यदि ध्यान आ रहा हो आपको चित्र, जब हम उसकी लाइफ साइकिल बना रहे थे, तो यहां पर स्टिग्मा था, स्टिग्मा के बाद स्टाइल थी, स्टाइल और स्टाइल के नीचे ओवरी थी। ध्यान आया? ओवरी में एक बीच में ये ऐसा डंडा प्लेसेंटा का बना हुआ था, और यहां ओव्यूल लगे थे। अब आपको ये वाला चित्र याद आ गया होगा। यहां पर जब परागकण पहुंचा था यहां पर, तो यह परागकण एक नाली बनाता हुआ नीचे की ओर चला था। याद करिए, जब यह नाली से ओवरी के पास पहुंचा, या ओवरी से जुड़ा है, या बीजों से ओव्यूल से मिलने जा रहा था, उसके पहले ही इसमें दो न्यूक्लियाई दिख गए थे। पिछले वाला चित्र याद करिएगा, वहां दो नाभिक दिखे थे, और दो नाभिक यही थे। यही सवाल यहां पूछा कि आवृत बीजों में नर युग्मोद्भिद उत्पन्न करता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव, मेल गैमेटोफाइट उत्पन्न करता है दो पुमाण, यानी दो ये न्यूक्लियस, दो पुमाण और एक सोमैटिक सेल, जो आगे जाकर के विकसित होगी। तो इसका जो जवाब होगा, आप पिछला जरूर देखिएगा, दो पुमाण और एक सोमैटिक सेल, इसका सही जवाब। फिर परागकोश पर लंबाई में परिचालित खांच, परागकोश में परिचालित खांच जो भित्ति को अलग करती है, वो क्या कहलाती है? ये तीसरा सवाल, ये रेखा क्या कहलाती है, ये पूछ रहा है।
तो ये रेखा जो होती है वो बीचों बीच वाली, ये ऐसे देखा ना आपने, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये होता है। इस रेखा की बात कर रहा है। ये रेखा कहलाती है लाइन ऑफ डेलिसेंस या स्फुटन रेखा। इसको कहते हैं स्फुटन रेखा, यानी तीसरे का सही जवाब होगा बी। इसको स्फुटन रेखा के नाम से जानते हैं। चौथे सवाल पर आइए कि आवृत्त बीजीय परागकोश में लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है। चौथा सवाल हमने आपसे पूछा, इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा। लघु बीजाणु की संख्या होती है 4। कैसे? प्रत्येक कोष्ठ में जो प्रत्येक चेंबर होता है, आपको वो चेंबर याद आना चाहिए। हमने उधर बनाया भी था, ऐसा एक चेंबर था। प्रत्येक लघु बीजाणु में 2 चेंबर होते हैं और प्रत्येक कोष्ठ में 2 माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। याद करिएगा वो चित्र। ये चित्र यदि आपको न ध्यान आता हो तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए। ये जो प्रत्येक कोष्ठ में होता है ये कहलाती है माइक्रो स्पोरेंजियम। तो आवृत्त बीजीय ये जो परागकोश है या एंथर है, इस एंथर में वो पूछ रहा है कि कितने माइक्रो स्पोरेंजियम होंगे। कोष्ठ तो 2 होंगे, ध्यान रखना बच्चों। यदि कोष्ठ की बात करेगा या चेंबर की बात करेगा तो चेंबर की संख्या कितनी होगी? चेंबर की संख्या, चेंबर बराबर 2 होगा, लेकिन प्रत्येक चेंबर में माइक्रो स्पोरेंजियम की संख्या 4 होगी। यहां पर सही जवाब 4। 5वें सवाल पर आइए। 5वें सवाल पर हमने पूछा कि बीजाणुधानी विकसित होती है, यानी यही माइक्रो स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी माने माइक्रो स्पोरेंजियम कहां विकसित हो रही है? ये देखो एंथर में विकसित हो रही है। फिर से वही चित्र काम कर गया। एंथर माने परागकोश, एंथर को परागकोश कहते हैं। बीजाणुधानी कहां बनेगी? परागकोश के अंदर बनती है। परागकोश में कितने कोष्ठ? तो साहब 2 कोष्ठ। प्रत्येक कोष्ठ में कितने बीजाणुधानी? 1-1 जोड़ी, यानी बीजाणुधानी की संख्या 4 और कोष्ठ की संख्या 2 होती है। इस पर जरूर सवाल पूछता है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, सही जवाब करने की कोशिश कीजिए। 6वां सवाल हमने पूछा कि अधिकांश आवृत्त बीजियों में, अधिकांश आवृत्त बीजियों में अन्य एक तंतु रूप समुच्चय होता है। यहां उसके व्यासांत कोशिकाएं होती हैं। मेगास्पोर्स मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। एंडोस्पर्म में एक छोटी केंद्रक कोशिका उपस्थित होती है। इसका सही जवाब होगा मेगास्पोर्स मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये इसके मेगास्पोर्स होते हैं, उसके जो माता कोशिका होती है, तो एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के ये अधिकांश आवृत्त बीजियों में होता है। अधिकांश आवृत्त बीजियों में मातृ कोशिका 2n अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं में, क्योंकि मातृ कोशिका या मदर सेल, इसको थोड़ा लिख लें, मदर सेल 2n होती है। ठीक, 2n में जब आरडी हो जाता है यानी अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें बनने वाले कोशिकाओं की संख्या 4 हो जाती है। ठीक, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या यक्स यक्स यक्स, यानी ये सब की सब हैप्लॉइड हो जाती है। अब इसकी मेथड को हम किसी विशेष सेशन को ला करके अर्धसूत्री विभाजन से कैसे 4 हो रही हैं, एक इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन भी होता है, 4 कोशिकाएं बनती है। अभी इतना पढ़ लो। 3 जो होती हैं अपभ्रष्ट हो जाती हैं और एक 3 को अपभ्रष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, अच्छा नष्ट कर दीजिए। एक जो होती है ये एक 3 नष्ट, एक जो बची ये गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर बनाती है। एक जो होती है वो मेगा स्पोर बनाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन कर
भ्रूणपोष बनाती है जिसमें निम्न संरचनाएं होती है। अब इसमें इस मेगा स्पोर्स में एक अंड कोशिका के साथ 2 कोशिका अंड समुच्चय का निर्माण होता है। 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। यहां एक केंद्रीय कोशिका होती है जो द्वितीयक केंद्रक के समान प्रतीत होती है। ये इसका पूरा का पूरा वीडियो कल वाला देख लीजिएगा तो यहां पर आपको उत्तर समझ में आएगा कि मेगा स्पोर कैसे काम करता है, कैसे कोशिका बनती है, तो आपको पता लग जाएगा कि सी इसका कैसे जवाब। क्योंकि जगह यहां कम है, ज्यादा स्पष्ट नहीं लिख पा रहे हैं, आप कल वाला वीडियो देख लीजिएगा तो वहां पर कैसे एंडोस्पर्म का निर्माण हो रहा है, भ्रूणपोष का निर्माण कैसे हो रहा है, वो ही वाली बात यहां हम आपसे सवाल में पूछे। 7वां सवाल जो था हमारा, उसमें हमने आपसे पूछा था माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे अंदर की परत, माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे अंदर की परत क्या कहलाती है। हमने चित्र भी बनाया था इसका, और चित्र बना करके आप देखोगे तो ये जो रचना होती है वो टैपिटम की होती है। देख लेना, टैपिटम जो होता है सबसे अंदर होता है और सबसे बाहर एंडोथीसियम सबसे बाहर होता है। ऐसी रचना का चित्र हम इसके पहले वाले वीडियो में बना करके आपको समझा चुके हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे अंदर की परत टैपिटम होती है, पढ़े रहिए। 8वां सवाल हमने पूछा, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी माने माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी का केंद्र किससे भरा होता है, यह भी कल चित्र बनाया था। तो इसको बीजाणुधानी के केंद्र यहां लिख लीजिए, प्रत्येक, कल पढ़ाया भी है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम का केंद्र स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू से भरा होता है। बीजाणु जन ऊतक का मतलब होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू लघु बीजाणुधानी के केंद्र में उपस्थित होता है और इनमें अर्धसूत्री विभाजन से परागकण का निर्माण होता है। इसी में स्पोरोजीनस टिश्यू भरा होता है, इनमें अर्धसूत्री, इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा, इनमें, इन्हीं स्पोरोजीनस टिश्यू में से इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, विभाजन से परागकण, परागकण यानी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स बनते। इतना जरूर अपने नोट्स में लिखिए। इसको बीजाणुजन ऊतक को स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में। तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो भरा होता है, इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर्स कह लीजिए या पॉलन ग्रेन कह लीजिए, पॉलन ग्रेन का निर्माण, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। 9वां सवाल हमने पूछा, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे बाहरी परत कौन है। 9वें सवाल पर लघु बीजाणुधानी जो होती है माइक्रोस्पोरेंजियम, यह 4 परतों से घिरी होती है, 2, 3 और 4 आवरण से घिरती है। सबसे बाहर वाला आवरण जो होता है एपिडर्मिस होता है, पीछे वाला चित्र देखेंगे तो समझ में आएगा, और सबसे अंदर वाला जो होता है वो टैपिटम होता है। और ये जो बीच के आवरण होते हैं ये सपोर्टिव और एंडोथीसियम वाले आवरण कहलाते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस और अंदर वाला टैपिटम। तो यहां पर अभी सिर्फ ये आपको बताना है कि एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है सबसे बाहरी परत वो क्या होती है। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा डी, यानी बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। अंदर वाली टैपिटम उसको पहले से पूछ चुके हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल
अब आपके सामने है कि निम्न में से कौन लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरेंजियम रिप्रोडक्शन दिखाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल दिखाएगी या पराग मातृ कोशिका दिखाएगी या विकल्प ए और बी। इन दोनों का मतलब हमारे ख्याल से एक ही दिख रहा है। पराग मातृ कोशिका मतलब पराग की मां, और माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल ये भी परागकण का निर्माण करती है। तो ये दोनों जो है परागकण का निर्माण करती है, इसलिए सही विकल्प इसका ए और बी दोनों होगा। और ये सवाल जो है पीएनएसटी में भी नीट में भी दोनों में पूछा गया है, कौन लघु बीजाणु जनन दिखाएगी, तो माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल भी दिखाएगी और पराग मातृ कोशिका भी दिखाएगी। इसलिए सही जवाब इसका विकल्प ए और, या यहां ये लिख लीजिए इसके सही उत्तर को बताने में, ताकि आपको थ्योरी याद रहे। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका और पराग मातृ कोशिका और पराग मातृ कोशिका समान शब्द हैं, समान शब्द है। एक अंग्रेजी में दिख रहा है, एक हिंदी में, दोनों समान शब्द हैं, समान शब्द हैं। और यह और दोनों प्रक्रियाओं द्वारा ही पॉलन का यानी पराग का, पॉलन ग्रेन का परागकण का निर्माण होता है। दोनों ही प्रक्रियाओं से पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये 10 सवाल पूरे होते हैं। बच्चों कैसा लगा सेशन, ये जरूर क्लास छोड़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। कैसे लगे सवाल, कैसा रहा डिस्कशन, ये जरूर लिखिए। आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाशिवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर होती है मुलाकात नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।